Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसे हो साहब? हो गया इंडिपेंडेंस डे Good सबका? afternoon, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. बिलेटेड ही सही है ना? चलिए स्टार्ट करें. अब लोगों ने Yes, थोड़ा sir. बेसिक, बेटा आप लोगों को माइक्रो मैक्रो का पूरा नॉलेज दिया था, आपको याद होगा. एंड साथ ही साथ हम लोगों ने डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था. आज हम आएंगे काम की चीज पे, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बाकी चीज से थोड़ा काम का है. वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट. बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे एडम स्मिथ, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बराबर है ना? Father of economics. ये देखिए, इसको ये बहुत काम की चीज है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ. फादर मतलब पिताजी, ठीक है ना? एडम स्मिथ कौन है? पिताजी है इकोनॉमिक्स, बराबर है. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना? और एडम स्मिथ ने काफी सारी थियरीज भी दी. 12th स्टैंडर्ड में भी ये हमको काफी कुछ समझ में आएगा इस बार, ठीक है? तो एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है, लेदर देन इसको नियो क्लासिकल बोला जाता है. क्यों बोलते हैं ये बाद में देखेंगे, ठीक है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. उसने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी. वेल्थ मतलब क्या होता है बेटा? पैसा, जमीन, जायदाद, बराबर है ना? जो भी हमारे पास जमीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती, पैसा, डॉलर्स, जो भी अपने पास है, उसको हम वेल्थ कहते हैं. हमारी धन दौलत है ना, ये इसको हम वेल्थ कहते हैं. तो ये जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है? ऐसा क्या है सर इससे वेल्थ ओरिएंटेड जैसा? चलो देखते हैं, ठीक है? Out of his many literary contribution to economics, he is famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into Nature and Causes of Wealth for the Nation. ये किताब एक बुक है जिस बुक में इसने वेल्थ की डेफिनेशन बताई है. कौन सी बुक है? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. यानी नेचर एंड कॉज, वेल्थ क्या होती है और क्यों होती है. नेचर यानी वेल्थ क्या है, कैसा उसका नेचर है, बराबर है? जैसे हम बोलते हैं ना, किसी इंसान का नेचर कैसा है, गुस्से वाला है कि बिना गुस्से वाला है, शांत स्वभाव का है, तो ये होता है नेचर. तो वैसे ही बेटा इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, और साथ सॉरी वेल्थ का नेचर क्या है, वेल्थ पैसे का नेचर क्या है, बराबर है? वो उसने लिखा. और वेल्थ कैसे आती है? नेशंस के पास. यानी यहाँ एक इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा है एडम स्मिथ. नेशन मतलब पूरे देश की. तो बताओ बेटा, माइक्रो डेफिनेशन है कि मैक्रो? सोच के बताना. मैक्रो. मैक्रो सर, पूरे देश की बात कर रहा है, यानी मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी गई. देखिए बड़ा सिंपल है. अब माइक्रो मैक्रो में आपको फर्क खुद ही समझ में आते जाएगा. हम लोग आगे जैसे जैसे आएगा, वैसे आपको पूरा समझाया हुआ है माइक्रो मैक्रो में, फिर भी और आपको पता चलते जाएगा, बराबर है ना? तो उसने डेफिनेशन दिया, तो उसके डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं. 4 की पॉइंट्स है उसके डेफिनेशन के, ठीक है? ध्यान देना. पहला की पॉइंट, लेजी फेयर. लेजी फेयर एक वर्ड है सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. क्या होता है इसका मतलब? नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी. ऐसा प्रैक्टिकली होता क्या? नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं होता. प्रैक्टिकली क्या होता क्या नहीं, वो जाने दो सर. गवर्नमेंट इंटरफेयर कैसे? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत एग्जांपल आपको. सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है. आवाज अटक अटक की इसलिए आ रही बेटा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये एरिया में. अभी एक सेकंड में थोड़ा मोबाइल फोन को खिड़की के पास रख देता हूँ ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए. वाईफाई डिवाइस को थोड़ा खिड़की के पास रखता हूँ. एक सेकंड. राउटर है मेरे पास, उसको मैं खिड़की के पास रखता हूँ. 2 मिनट रुकिए. कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है.
अब आ रहा ठीक फ्रेंड्स आवाज वगैरह? यस सर। अब आ रही है? देखो थोड़ा सा वैसे नेटवर्क, एक्चुअली क्या सुबह की क्लास रहती है ना तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं जाती है, ये दिन की क्लास है ना तो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी, कंजेस्टेड रहता है ना नेटवर्क ज्यादातर जगह, ये एक प्रॉब्लम आती है। और हर जगह अलग अलग नेटवर्क है, मेरे यहाँ का नेटवर्क और आप लोग इतने सारे अलग अलग जगह बैठे हो, उसका नेटवर्क इशू भी आता है। ठीक है देखते हैं, चलिए ऐसा कुछ रहे तो मेरे को तो रोक देना बीच में, है ना। हाँ तो मैं कहा था, मैं इंटरवेंशन की बात कर रहा था गवर्नमेंट की, ठीक है। अब चलिए अभी एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ जो अभी हुआ, जबकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूँ और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक मेरी आदत है, इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण सैनिटाइजर अचानक बिकना बहुत स्टार्ट हो गया, हैंड सैनिटाइजर, है ना। हैंड सैनिटाइजर का सेल अचानक से बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोचना, मान लीजिए आपका बिजनेस है सैनिटाइजर बनाने का, आपका बिजनेस है, और ऐसा कोरोना सिचुएशन आ गई और सैनिटाइजर सैनिटाइजर ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं, आप सैनिटाइजर के प्राइस बढ़ाओगे कि कम करोगे? सच्ची सच्ची बोलिए। बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। इंसानियत गई तेल लगाने, इंसानियत की बात नहीं, हम यहाँ पे पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी, बराबर है ना। इंसान सर, इंसानियत के नाते तो हाँ वो जाने दो इंसानियत को, ठीक है। आपन तो बढ़ाएंगे सर, ठीक है। और आपको बताऊं, डेटॉल का जो हैंड सैनिटाइजर आता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इतनी सी बॉटल आती है 50 ml की। डेटॉल ने वो 50 ml की बॉटल का प्राइस 82 रुपीज कर दिया। कितना कर दिया? 82। और इसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया इसमें, इंटरवीन यानी बीच में आना। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 500 ml तक का हैंड सैनिटाइजर 250 रुपए के ऊपर नहीं जा सकता प्राइस। यानी गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? इसे कहते हैं इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट बाय क्रिएटिंग प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग यानी गवर्नमेंट ने क्या किया? लिमिट लगा दी बेटा कि तुम इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये सब कर सकती है सर? गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, यस और नो? गवर्नमेंट के पास बहुत पावर्स है बेटा, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, गवर्नमेंट हैव ह्यूज पावर्स, ठीक है। बाद में जैसे इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगा, आपको गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऐसे पावर्स बताऊंगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको पता है जिस घर में आप रह रहे हो, गवर्नमेंट अगर आज चाहे तो उस घर को ले सकती है आपसे और आपको बेघर कर सकती है। सर ऐसा थोड़ी होता? हाँ ऐसा होता है, मालूम है आपको ये चीज? नो सर। नहीं पता? तो चलो थोड़ा बता देता हूँ, बात निकली है तो दूर तक ले जाते हैं इसको। इकोनॉमिक्स है बेटा, आपका सब्जेक्ट जनरल है, ठीक है ना। एक लॉ है हमारे इंडिया में, कंपलसरी एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन बिल नाम का एक बिल है। उसके अंदर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। सर मैं मालिक हूं, मैं कुछ नहीं, तुमको पैसा, हाँ पैसे देंगे बेटा, फ्री में नहीं निकालेंगे, लेकिन सर घर के बदले घर, वो उससे मतलब नहीं। तो पैसे कितने देंगे? पूरे देंगे कि कितने? नहीं, गवर्नमेंट के रेट जो रहेंगे उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। कोई एरिया में क्या होता है, गवर्नमेंट के रेट बहुत कम रहते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। कुछ एरिया में गवर्नमेंट के रेट बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम रहती है। तो गवर्नमेंट के रेट से 2.5 गुना आपको पैसे देंगे। जो नया लैंड एक्विजिशन बिल आया था रिसेंटली, अभी मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट टर्म में लाया था, 2017-18 में लाया था उन्होंने, उस लैंड एक्विजिशन बिल के तहत आपको 2.5 गुना पैसा दिया जाएगा, 2.5 टाइम्स, जो आपकी लैंड की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से, अब वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जाने दो, उस वैल्यू के हिसाब से आपको 2.5 गुना पैसा दिया। यानी अगर गवर्नमेंट की सटक गई कि मुझे आपका घर चाहिए, तो आप सर हम तो केस कर देंगे गवर्नमेंट पे, ऐसा हम केस जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने अगर सोच लिया गवर्नमेंट को आपका घर चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पूछ लेना अपने मम्मी पापा से, मम्मी को इतना नॉलेज नहीं होगा, पापा को जरूर होगा। पापा कोई भी ऐसा घर ले सकता है क्या अपना? मतलब कोई भी है, गवर्नमेंट ऐसा घर ले सकती क्या? हाँ बेटा ले सकती है। सर हमारे तो खुद का, वो सब जाने दो, ऐसा होता है। इसे कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड कहा जाता है। आई बात समझ? काय के लिए लेंगी सर? बेटा जरूरत के लिए। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि आपसे दुश्मनी है तो आपका घर, ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूरत के लिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, नागपुर में मेट्रो बन रही है, मेट्रो बन रही है तो जगह जगह मेट्रो स्टेशन भी बन रहे हैं, तो वो जमीन किसी इंसान की तो होंगी,
तो Yes. जमीन पे मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हर जगह गवर्नमेंट की जमीन थोड़ी है, रोड पे थोड़ी बना रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वो तो साइड में बना रहे हैं। तो जमीन किसकी है? जमीन किसी ना किसी की रहती है और गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है। अब गवर्नमेंट ने सोच लिया ये जमीन चाहिए, तो भैया आपको देश विकास के कार्य में अपनी जमीन देनी पड़ेगी, देश के हित में आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है आपसे। गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ योर लैंड, गवर्नमेंट आपको 2.5 गुना पैसे दे। कुछ लोग इसमें मालामाल हो गए। मालामाल यानी कैसा? जो रेंट है, जो क्या कह रहा था मैं, जो सॉरी, जो जमीन, कुछ कुछ लोग, तब देखिए मेट्रो तो पूरा नागपुर कवर कर रही है, ठीक है ना, और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा, कुछ कुछ जमीन खाली पड़ी थी लोगों की, और वो कोई खरीदने वाला नहीं था, खाली पड़ी थी। तो इसमें क्या हुआ, अभी हमारे घर के पास ही ऐसा हुआ है, एक आदमी जिसकी जमीन की वैल्यू 10 करोड़ भी नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है 10 करोड़ में, उस आदमी को उस जमीन की 66 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने पैसे दिए मेट्रो स्टेशन के लिए। कैसे सर? 66 कैसे, मैं बताता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू रहती है, अब मैं थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बेटा आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी पड़ती है, मालूम है ये चीज? Yes, sir. रजिस्ट्री सुना हो Yes, sir. तो रजिस्ट्री यानी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। स्टैम्प पेपर्स रहते ना, उतने रुपए के आपको Yes. स्टैम्प पेपर्स खरीदने पड़ेंगे, वो रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, बराबर है। तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी 7.5% आपको देनी पड़ती है प्रॉपर्टी के वैल्यू का। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 7.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कहां से है? ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखी है हर एरिया की प्रॉपर्टी का। भैया वर्धमान नगर की प्रॉपर्टी है, रामदास पेट की है, धर्मपेट की है, इतवारी की है, गवर्नमेंट ने रेट निकाल के रखा है, ठीक है। वैल्यू हम पकड़ेंगे पर स्क्वायर फीट। अब जितनी स्क्वायर फीट है आपकी प्रॉपर्टी, वो निकाल लेंगे और उस वैल्यू का 7.5% देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो जगह की कीमत तो 10 करोड़ थी मार्केट वैल्यू, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी थी 22 करोड़। अब गवर्नमेंट ने वैल्यू निकाल दी। अच्छा, गवर्नमेंट ज्यादा क्यों निकालती सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? स्टैम्प ड्यूटी मिलने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू निकालेंगे 7.5% तो उतना ज्यादा मिलेगा ना गवर्नमेंट को। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मैं आपको बोलूं भाई स्टैम्प ड्यूटी 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो स्टैम्प ड्यूटी रहेंगी 10 लाख। वैल्यू अगर 10 करोड़ है तो स्टैम्प ड्यूटी रहेंगी 1 करोड़। तो गवर्नमेंट ने बीच में क्या किया, स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा आए, रेवेन्यू ज्यादा आए, इसलिए अनाप शनाप वैल्यू बढ़ा दी प्रॉपर्टीज की। लेकिन ये नहीं सोचा कि जब लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा तो ये पैसे तो हमको ही देने पड़ेंगे जो जमीन खरीद रहे हैं उसके लिए। तो व्हाट गवर्नमेंट डिड, लॉ तो पास कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने कि भाई 2.5 गुना पैसे देंगे, सॉरी। तो जमीन की जो भी वैल्यू है उसको इंटू 2.5 टाइम्स, उसको ऐसा 66 करोड़ रुपीस आए। वो 10 करोड़ की जमीन का मालिक, उसको अचानक 66 मिल गए, आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे? आप उसके जगह रहोगे तो Of अरे course, बेचेंगे सर, sir. घर बार सब बेच Yes, देंगे 66 करोड़ में। मुंबई में फ्लैट मिल Yes. जाएगा सर हमको तो 66 करोड़ में, हाँ, एक नहीं 10 घर हो जाएंगे हमारे। अरे है ना, नागपुर में 10 घर क्या? हो जाएंगे हमारे। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? तो कई बार ऐसा बेचेंगे. फायदा भी होता है, लेकिन कई बार नुकसान भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। तो सर हम कुछ नहीं कर सकते सर? ऐसा नहीं, एक ही चीज है जो आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा भैया, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जो कंपेंसेशन आपको मिल रहा है ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वैल्यू मिल रही है ना, उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि भैया ये जो वैल्यू है ये कम है, हमको ज्यादा दो, हमको ज्यादा दो। बेटा एक जस्ट एक मिनट।
हाँ फ्रेंड्स, तो मैं कंपेंसेशन पे था। तो कंपेंसेशन आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो, बराबर है ना। कंपेंसेशन आप उसके लिए कोर्ट में केस डालो, 10-5 साल केस चलेगा। कोर्ट कचहरी का तो आपको मालूम है क्या हाल है हमारे इंडिया में, है ना। सालों साल केस चलते रहते हैं, बहुत बहुत बुरी हालत है, बहुत। कभी किसी दिन इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में आपको समझाऊंगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग में एक्चुअली होता क्या है, मेन इतना टाइम क्यों लगता है। एक्चुअली हमारा जो सिविल कोड है ना, वो 1907 का है। 1907 मतलब अंग्रेजों के जमाने का बेटा। 1907 में अंग्रेज लोग थे, मालूम है आपको। Yes, ब्रिटिशर्स का राज था। Yes, sir. इसीलिए वो जो हमारा सिविल कोड अभी तक हम वही चला रहे हैं, हमने उसको चेंज ही नहीं किया। अब अंग्रेजों ने ऐसा कोड क्यों बनाया था, ये भी आप सोचो। अंग्रेज लोगों ने कोड ऐसा बनाया था। आप लोग ये देखते हो कि हमारी जुडिशरी की जो हालत है, उसके अंदर अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको साबित करने में हमको सालों लग जाते हैं। ये बात सही है ना। 10-15 साल तो वो yes, sir. बेचारा घूमते रहता है, Yes, साबित sir. ही नहीं होता Yes. कि उसने जुर्म किया। तो अंग्रेज लोग उस समय पता है क्या करते थे, ब्रिटिशर्स किसी को भी गोली मार देते थे, किसी का भी रेप कर देते थे। और इस कारण से कि हमको कुछ नहीं हो, उन्होंने ऐसा सिविल कोड बनाया कि इंडियंस हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहे और हम बचे रहे। क्योंकि वो किसी को भी गोली मारते थे, किसी को भी जेल में डाल देते थे। भगत सिंह वगैरह आपने सुना होगा इसके बारे में, जेल में डाल दिया उन्होंने, कुछ क्राइम नहीं भी किया तो, बराबर है ना। क्राइम उनको जेल में डाल देते, उनकी जमानत नहीं होती और घुमाते रहते थे कोर्ट के चक्कर चक्कर एंड ऑल। अब तकलीफ ये है हमारे यहाँ पे कि अभी तक वही सिविल कोड हम चला रहे हैं, वो अभी तक चेंज ही नहीं किया गवर्नमेंट। और इंग्लैंड में भी वही सिविल कोड है फिलहाल अभी भी। इसीलिए विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जो आपके वो आईपीएल वाला था ना ललित मोदी, ये सब वहां जाके बैठते हैं। ये सब वहां जाके बैठते हैं इंग्लैंड में, लंदन चले गए, सुनते होंगे आप लोग। अब लंदन क्यों जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का सिविल कोड भी ऐसा ही है। अब वो केस चलता रहेगा वहां पे, चलता रहेगा, 30-35 साल केस चलता रहेगा, और तब तक ये ऊपर चले जाएंगे। तो आराम से जिंदगी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हर आदमी लंदन ही भागता है, ताकि क्योंकि वहां का सिविल कोड ही ऐसा है जैसा इंडिया का। आई बात समझ, वहां केस चलते रहेंगे। तो ये मेन वो है हमारे यहाँ पे। आई बात समझ में। अब कौन चेंज करेगा इसको, कौन चेंज करेगा। पॉलिटिशियन से चेंज करना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कुछ क्राइम करते हैं। अरे करते कि नहीं करते, पॉलिटिशियंस लोग भी क्राइम करते। अच्छा, इसको तो Yes. खुद को बचाने के लिए वो कोड चेंज करेंगे क्या, खुद को मतलब अंदर डालने के लिए। नहीं सर. No. ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि सिविल। और इसको एक दिन आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा बेटा, कभी तो भी। वो प्रोसीजर जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सुन के हरास हो जाओगे, सर ऐसा भी होता है क्या। यस, ऐसा। आपको भगवान करे कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, इतना गंदा प्रोसीजर, बराबर है। मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा अभी उसके बारे में, टाइम है क्या। Yes, sir. थोड़ा Yes, सा sir. बताता हूँ। हाँ सर. हमारे पास टाइम बहुत है बेटा, हमारा सिलेबस छोटा Yes, है sir. और टाइम ज्यादा है, इसलिए मैं नॉलेज बहुत देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके काम आए। क्योंकि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना है, साथ में नॉलेज वाला, प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एज अ लोन 10 लाख रुपीस दिए थे, 10 लाख रुपीस दिए थे। और मिस्टर बी को ये 3 मंथ्स में पैसे वापस करने थे, चेक से दिया था। और 3 मंथ बाद मिस्टर बी ने ये पैसे वापस दे दिए मिस्टर ए को, 10 लाख रुपए। ये जो वापस दिए ना, चेक से दिए, लेकिन ये चेक जो है ये बाउंस हो गया। ये चेक जो है ये बाउंस हो गया बैंक में। बाउंस होना मतलब समझता है क्या होता है, नहीं पता बाउंस होना मतलब। पता है कि मतलब मिस्टर ए ने जब बैंक में चेक प्रेजेंट किया तो मिस्टर बी के अकाउंट में पैसा ही नहीं, पैसे नहीं था। तो ये जो चेक बाउंस होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट फंड्स। क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स। अब होगा क्या पता है आपको, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है भैया वो तेरा चेक बाउंस हो गया, मुझे पैसे दे दे, नया चेक दे दे। पहले तो ऐसा ही बोलेंगे ना कि डायरेक्ट जाएंगे कोर्ट में, पहले बोलेंगे भैया मेरे को पैसे से मतलब है, नया पैसा दे दे। मिस्टर बी बोलता नहीं देता, जा बनता है जो कर ले, ऐसा कहता है। तब आप क्या करोगे, कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा सर ऑब्वियसली।
मिस्टर ए कोर्ट में जाता है, और कोर्ट कितनी है पता है? एक है बेटा सेशन कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, और लास्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुना होगा आपने, है ना? इस टाइप की चीजें सुनी होंगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुना होगा। सेशन और डिस्ट्रिक्ट पता है क्या होता है? जिला व सत्र न्यायालय, ऐसा देखा होगा कहीं आपने। जॉली LLB 2 देखी क्या? यस सर। Yes, हाँ, sir. अच्छा वो आता है ना कोर्ट का भी, तो लिखा था जिला व सत्र न्यायालय। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, सत्र यानी सेशन। अरे है ना, जिला व सत्र न्यायालय, लखनऊ, दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे नागपुर का भी है जिला व सत्र न्यायालय, ठीक है ना? अब मैं कोर्ट गया तो मुझे एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा। अरे हाया ना, लॉयर को हायर करना पड़ेगा ना। लॉयर को मैं बोलूंगा ये चेक बैंक में बाउंस हो गया, ठीक है सर, बाउंस हो गया, तो जाके केस फाइल होगा। अब कहानी समझना, हमारा सिविल प्रोसीजर कितना गंदा है। आप लोग हाथ जोड़ लोगे, सर नहीं जाएंगे कोर्ट, पैसे डूब जाए चलेगा। इसीलिए लोग सेटलमेंट करते, भैया आधे तो दे दे, कुछ तो दे, ऐसा। अब देखिए, मिस्टर ए जो है ये कंप्लेनेंट है, ये कंप्लेंट कर रहा है। क्या कंप्लेंट कर रहा है? कि इसने मेरे पैसे खा गए, मेरे 10 लाख रुपए मिस्टर बी ने। और मिस्टर बी जो है ये डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट मतलब वो ये साबित करेगा कि मैंने पैसे नहीं खाए। अब बताओ बेटा, इस केस में कुछ साबित करने जैसा है क्या? सर उसने पैसा दिया, उसने वापस दिया, चेक बाउंस हो गया, साबित क्या करना है सर? ये तो दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा ना कि पैसे नहीं दिया उसने। दिख रहा ना आपको, क्लियर? लेकिन पता है क्या होगा? मिस्टर ए सूट फाइल करेगा, इसको बोलते हैं सूट फाइल करना। और सूट फाइल करेगा कहां करेगा? कोर्ट में। और कोर्ट जो है नोटिस भेजेंगी मिस्टर बी को कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, तो आप रिप्लाई फाइल कीजिए। इसको मिस्टर बी को भी एक लॉयर करना पड़ेगा। और रिप्लाई फाइल करने के लिए पता है कितना दिन दिया जाता है? 90 डेज। ये आप 90 डेज में रिप्लाई फाइल कीजिए, मतलब 3 महीने तो निकल गए ऐसे ही, ठीक है? अब पता है क्या होता है प्रैक्टिकली? अब जैसे मैं मिस्टर बी हूं और आप मिस्टर ए हो, और मुझे आपको हरेस करना है, कैसे भी आपको बेवकूफ नहीं, पागल बनाना है बिल्कुल, कि आप हरेस हो जाओ और अपने पैसे भूल जाओ, तो मैं क्या करूंगा पता है? क्योंकि बदमाशी तो मैं कर रहा हूँ ना। अरे मैं मिस्टर बी हूँ, मैंने आपके पैसे खाए है ना, मैं बदमाश हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा बेटा, बदमाश मत समझ लेना, ठीक है ना? नहीं तो फिर हाँ, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं कोर्ट 90 दिन के बाद मुझे रिप्लाई फाइल करना, एक डेट दी जाएंगे, भैया विद इन 90 डेज आप रिप्लाई फाइल कीजिए। मैं उस दिन कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोर्ट में आता ही नहीं, क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? फिर वो जज आएगा, आप भी आओगे कोर्ट में बराबर, 90 दिनों के आपको तो पैसे लेने, आप तो आ गए, और वो जज है, आप हो जज है, लेकिन मैं हुई नहीं, तो जज बोलता है अरे वो नहीं आया, फिर से उसको नोटिस भेजो, फिर से नोटिस भेजो। अच्छा चलो, नोटिस कैसे जाता है पहले वो भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ, एक चीज मिस हो गई। ये पता है जब नोटिस जाएगा ना, कोर्ट का एक आदमी रहता है, कोर्ट का एक बाबू रहता है, चपरासी रहता है, जो नोटिस लेके जाता है। तो वो बाबू मेरे घर पे आता है, साहब ये आपके नोटिस है, तो पता है मैं क्या करूंगा? उसको 500 रुपए देता हूँ, ये ले जा और जाके दारू पी ले, ऐसा दारू पी ले। और अगर कल कोर्ट में तेरे से कोई पूछे कि नोटिस क्यों नहीं दिया, तो बोलना निखिल सारडा मिला ही नहीं। तो नोटिस तो मेरे हाथ में देना है ना, निखिल सारडा घर पे नहीं था। अब वो बाबू जैसा मैंने बोला वैसा ही करेगा। फिर वो कोर्ट में जाके 90 दिन के बाद बोलेगा अरे वो तो मिला ही नहीं था, मैंने नोटिस ही नहीं दिया। फिर जज बोलेगा जाओ फिर से दो, फिर से आएगा, मैं अब 1000 रुपए दूंगा, जा जाके दारू पी ले, बोलना निखिल सारडा नहीं मिला। ऐसा 3-4 बार होता है, ऐसे 5-6 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद आपको ये पता चला कि निखिल सारडा यार मिल नहीं रहा, तो फिर आप बाबू के पास जाओगे, अरे भैया तू क्यों नोटिस नहीं दे रहा उसको, तो नागपुर में ही है। नहीं साहब वो नहीं मिला, ऐसा वो बाबू कहता है आपको। फिर आप उसको बोलते चल मेरे साथ नोटिस दे, वो बोलेगा नहीं आज नहीं जाता, फिर आप उसको 500 रुपए दोगे, बोलेगा चल। फिर वो जाएगा आपके पास, फिर आप मेरे घर आए, मैंने गेट खोला, बाबू बोलता निखिल सारडा, तो फिर वो मेरे साथ, अब आप भी हो, तो मैं ऐसा बोल सकता कि मैं निखिल सारडा नहीं हूँ? नहीं। तो आप कहते हो बाबू को अरे यही तो निखिल सारडा है,
बाबू क्या बोलेंगे, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, यही तो मुझे बेवकूफ बना रहा था, जबकि सब मिली भगत। ठीक है, फिर आपको नोटिस मिला। नोटिस मिलने से 90 दिन के अंदर मिस्टर बी को रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। रिप्लाई कि या तो एक्सेप्ट कर लो कि भैया ये आरोप सच है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये आरोप सच है तो केस ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या वो तो बोलेगा ना, नहीं मैं तो बोलूंगा नहीं तुम झूठ बोल रहे है ना, तुम झूठ बोल रहे भैया। अब 90 दिन में पता है मैं क्या करूंगा? 90 डेज के बाद जब मुझे आना चाहिए कोर्ट में, मैं नहीं आऊंगा। आप आ गए, जज आ गया, लेकिन मैं नहीं आता हूं। फिर जज एक और नोटिस भिजवाएगा कि और 90 दिन का समय दिया जाता है आपको। न पहले तो मैंने 3 महीना बाबू को पैसे देके घुमाया, फिर 90 दिन का और टाइम मिला, फिर और 90 दिन का मिला। कितना टाइम निकल गया? 1 साल निकल गया, अप्रोक्सीमेटली 1 साल निकल, 270 दिन निकल गए। इसके बाद फिर जैसे ही वो जज, अगर आप फिर भी नहीं गए तो जज क्या करेगा पता है? मिस्टर ए को विन दे देगा कि मिस्टर ए जीत गया भैया, मिस्टर ए जीत गया। ठीक है, अब मिस्टर ए केस जीत गया, चलो आप गए ही नहीं, चलो आप बहुत बदमाश, मतलब सॉरी मैं गया ही नहीं, मैं बहुत बदमाश हूँ, बहुत ज्यादा, मैं गया नहीं। 1 साल निकाल दिया लेकिन मैंने, ठीक है 1 साल निकाल दिया ना। अब केस तो जीत गया मिस्टर ए, मिस्टर ए बोलेगा मैं केस जीत गया, चल ला मेरे पैसे लेके आ। पुलिस लेके आएगा मेरे घर पे। तो पुलिस लाने के पहले मैं पता है क्या करूंगा? ये तो केस शुरू हुआ था सेशन कोर्ट में, सबसे पहले बेटा सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं जाके सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी आपके पापा, और सेशन कोर्ट यानी आपकी मम्मी। मम्मी अगर आपकी कोई बात नहीं माने तो आप किसके पास जाओगे? पापा के पास जाओगे ना, है ना? तो वैसा ही होता है सेशन कोर्ट। या आप मम्मी की बात नहीं मान रहे तो मम्मी किसको कंप्लेंट करेंगी? पापा को करेंगी, डैडी को। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये आपके पिताजी है, आपके डैडी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता कि ये सेशन कोर्ट वाले ने मेरी बात ही नहीं सुनी, और सही में बात नहीं सुनी। मिस्टर बी कहाँ आया? मिस्टर बी तो यानी मैं तो गया ही नहीं ना कोर्ट में, तो मेरी बात सुने बिना फैसला आ गया। चीज समझना, मेरी बात सुने बिना फैसला। और हमारे देश में तो अजमल कसाब की भी बात सुनी गई थी उसको फांसी देने के पहले, जबकि सबको मालूम था उसने लोगों को मारा था। है ना? तो मेरी तो सुनना चाहिए। अब मैं आके बोलता हूँ कोर्ट को मेरी बात नहीं सुना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पता है क्या करेगा? 3 महीने का नोटिस देगा मिस्टर ए को कि आओ आप बताओ ये सच्ची बोल रहा है क्या। 3 महीना। अब ये मिस्टर ए यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा ही हो गया। अब मिस्टर ए को यहाँ नोटिस जाएगा, मिस्टर ए आके बोलेगा अरे सर ये आया ही नहीं है, नौटंकी कर रहा है। तो पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? सेशन कोर्ट में केस वापस भेज देगा, जाओ सेशन कोर्ट में केस वापस भेजेगा कि पहले इसकी बात सुनो और फिर फैसला दो। निकल गए 1 डेढ़ साल। अब इसकी बात सुनी जाएंगी, फिर पहले वो नाटक करेगा भैया अभी मेरे पास वकील नहीं है, वकील करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। और इसके बाद हरेसमेंट सुन लो आप कितना है। सबसे पहले सारे प्रूफ मुझे देने पड़ेंगे, फिर उनका लॉयर मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन, सॉरी आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। आपसे आड़े टेढ़े सवाल पूछे जाएंगे। आड़े टेढ़े यानी कैसे पता है? जैसे आपने मुझे पैसे दिए ना 10 लाख रुपए, आपसे पता है क्या सवाल करेंगे? आपके पास पैसे कहाँ से आए, आपने क्यों पैसे दिए इनको, आप इनको जानते हो क्या, आपके पैसे चोरी के तो नहीं है, आपकी इनकम इतनी कैसे आई। अरे भैया केस किस चीज का है? चेक बाउंस का, है ना? वो छोड़ के बाकी सब सवाल उसका वकील आपसे पूछेगा, और कैसे तो भी आपके मुंह से निकलवाएगा, कोशिश करेगा कि आप बोल दो कि मैं इसको नहीं जानता। ऐसा आप बोलने की, ऐसा निकलवाने की कोशिश करेगा। कब से जानते, उसका घर कहाँ है चलो बताओ, उसके बीवी बच्चे कितने हैं, ये सब पूछता है वकील। फिर जज बीच बीच में रोकता है कि भैया ऐसे मत पूछो, ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऑब्जेक्शन ओवर रूल, सुना होगा आपने मूवीज में। बस वैसे बिल्कुल वैसा ही चलता है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता, एकदम घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कोर्ट का, एकदम घटिया, जाने का मन नहीं करता। जॉली LLB 2 में जैसा दिखाया है ना, बस बिल्कुल वैसा है, सच्ची वैसा रहा। ठीक है, तो फिर आप गए, ऐसे करते करते 4-5 साल निकल जाते हैं। इसके बाद बैंक वालों को भी बुलाया जाता है, बैंक वालों की गवाही होती, सब कुछ होता है। एंड आफ्टर दैट 5-6 साल बाद ये साबित होता है भैया हाँ इसने पैसे खाए। एक बार में पता चल जाना चाहिए। बैंक रिकॉर्ड दिख रहे हैं यार, बैंक स्टेटमेंट दिख रही है कि चेक बाउंस,
बैंक स्टेटमेंट क्लियर दिख रही है कि चेक बाउंस हुआ है, बराबर है ना, दिख रही है ना बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। जो ये है हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये हालत है। और सिविल ये क्यों है, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ही हमारा ऐसा है, 3 महीना, कभी कभी जज का ट्रांसफर हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे रहता है, कभी जज आगे तारीख देता है, कभी हम नहीं जा पाते, कभी वो नहीं आता, कभी हमारा वकील बीमार, कभी उसका वकील बीमार, ऐसा चलते 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 सालों निकल जाते, साबित ही नहीं होती, बराबर है। तो चलो ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात कर दी हमने। हाँ, तो नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जैसे आपका घर ले सकती है वैसा, तो ये एडम स्मिथ क्या अज्यूम कर रहा है कि गवर्नमेंट कभी इंटरवीन नहीं करेगी इकोनॉमिक्स में, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन ये 1776 का उसका एनालिसिस है, इसलिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको लेजी फेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजी फेयर, ठीक है, ये इसका मतलब है लैटिन लैंग्वेज के अंदर। दूसरा है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कैपिटल मतलब पैसा, वेल्थ मतलब भी पैसा, दोनों को जमा करना, कैपिटल जमा करना, वेल्थ जमा करना, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर के लॉ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक अफेयर्स में। क्या ये बात सही है, लगता आपको? पहले बताओ नेचर्स लॉ मतलब क्या आपके हिसाब से? नहीं पता? चलो मैं हाँ बोलो। नेचर सब कुछ सर, नेचर सब कुछ सबको फ्री देता है, जैसे सनलाइट सब फ्री रहता है सर। तो बेटा सनलाइट, वाटर, इन सब से इकोनॉमिक्स का क्या संबंध? बोला आपने सही है, इकोनॉमिक्स का संबंध कैसे, ये बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। पानी नेचर फ्री में देता है, लेकिन आपको पानी फ्री में मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। जमीन के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, वो जमीन ने, नेचर ने फ्री में दिया, आपको फ्री में मिल रहा है क्या? नहीं। गवर्नमेंट पैसे कमा रही है। अच्छा, बारिश आती है, सर्दी आती है, धूप आती है, बाढ़ आती है, ये सबका फसल पे असर पड़ता है, फसल क्रॉप्स। तो अगर क्रॉप खराब होंगे तो इकोनॉमिक अफेयर्स बिगड़ जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती है, होता है कि नहीं होता है? पेट्रोल डीजल कौन देता है? नेचर देता है, जमीन के अंदर है। सनलाइट से सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कौन देता है? सूरज देता है आपको, लेकिन इसके पैसे लगते कि नहीं लगते? यस, हर चीज के पैसे लगते हैं। और जहां पे नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब जैसे मान लो आज पता चल जाए इंडिया की सारी जमीन के नीचे क्रूड ऑयल है, ऐसा पता चल जाता है, तो हम अमीर हो जाएंगे कि गरीब हो जाएंगे? जरूरत से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, है कि नहीं? अमीर। हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स बढ़ जाएंगे, बराबर है। इसे कहते हैं नेचर्स लॉ। और चौथा है डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है बेटा, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हमाली करेगा, घर की काम वाली बाई जो अनपढ़ है वो घर का काम करती है, आप सीईओ, आप अकाउंट्स का काम करोगे, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करेगा, अरे हाँ यार, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाएगा, यस और नो, प्लेन चलाने वाला प्लेन चलाएगा। ये है लेबर को अलग अलग इसमें बांट दो, जिसका जो काम है उसी को दो। चार्टर्ड अकाउंट को चपरासी की जगह बिठाएंगे और चपरासी को चार्टर्ड अकाउंट की जगह बिठाएंगे तो ग्रोथ होगा क्या? ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। है की पॉइंट्स एडम स्मिथ के डेफिनेशन पे। आई होप आपको समझ में आया। यस। अब मैं एक और डेफिनेशन आपको आज पढ़ाता हूँ, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। ये एक एल्फ्रेड मार्शल भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था। एल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, बराबर है ना। और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये उसकी बुक का नाम था। और ये उसने लिखी थी 1890 में, यानी एडम स्मिथ के बाद लिखी। समझ रहे नहीं समझ रहे? एडम स्मिथ के बाद में लिखी। एडम स्मिथ तो 1776 में ही आ गया था ना, है ना। अब इसने क्या बोला पता है? इसने अलग डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। इसका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब इंसानियत, इंसान, जो इंसान, मैनकाइंड, अरे मैनकाइंड समझते होंगे ना, इंसानियत, इंसान होगी स्टडी।
इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब मैं बताता हूँ, आपसे कोई गरीब आदमी आके भीख मांगेगा, आपको वो बदले में कुछ देता है कि आप उसको अगर पैसे देते हो तो बदले में क्या देंगे? कुछ नहीं देगा सर, वो भीख मांग रहा बेचारा, मुझसे क्या बोलेंगे, क्या ए तू मेरे को 1 रुपया दे तो मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा, ऐसा बोलते कि ऐसा नहीं बोलते सर, हम उसको सिर्फ पैसा देते हैं, बदले में बस वो इतना बोलेगा भगवान तेरा भला करे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। भगवान भला करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, कि उसने बोल दिया और भगवान ने भला नहीं किया तो जाके उससे रिफंड लेते अपन, ऐसा करते क्या? ए भगवान ने भला नहीं किया पैसे वापस दे, नहीं ऐसा नहीं कर। इसलिए मैं बताऊंगा एक बात आपको, एक बात ऐसे ही, मतलब मैं जो करूँ भगवान से जो प्रार्थना करो ना, तो भगवान को कभी हम बोलते हैं ना भगवान सबका भला करे, सबका भला करे, ऐसा बोलते ना, तो उसके साथ एक लाइन और लगा देना, ये मेरी बनाई हुई लाइन है, ठीक है? भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे, शुरुआत हमसे कर दीजिए पहले, है ना? पहले हम, फर्स्ट हम, भगवान सबको दो लेकिन पहले मेरे से शुरुआत करो प्लीज, ठीक है ना? तो साथ में ये लाइन ऐड कर दे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बिजनेस ऑफ लाइफ, बेटा लाइफ में इंसान क्या करता है? डॉक्टर से कभी बार्गेन करते हैं? सुना कभी डॉक्टर से बार्गेन कर, नहीं इतने ही पैसे दूंगा? मॉल में कभी बार्गेन करते हो आप? लेकिन एक छोटी दुकान पे फुटपाथ वाले से आप बार्गेन करते हुए पाए जाते हो, ए इतना नहीं इतना ही दूंगा। अरे वो गरीब आदमी है यार, उसने अगर 10 रुपए ज्यादा ले भी लिए तो क्या हो गया, और मॉल में आप हजारों ज्यादा दे रहे हो तो भी आप बार्गेन नहीं करते। ये क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मैनकाइंड, इंसान की सोच। कभी कभी देखा है आपने या ऑब्जर्व, देखो मैं बताता हूँ, बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया ये सब चीजें। जैसे आप आम खरीदने गए, मैंगो, स्टार्टिंग में जब मैंगोस आते तो बहुत महंगे रहते हैं, नहीं है ना? 200-300 रुपए की चीज रहते हैं। तो जनरली हम आम की दुकान पे जाते तो आम सबसे पहले वो आम वाला ठेले वाला समझ लो किसी और के मैंगोस पैक कर रहा है, तो अपन सबसे पहले आम को हाथ लगाते, ऐसे देखते, खुशबू लेके देखते, फिर पूछते क्या भाव है भैया आम, है ना? पूछते ना क्या भाव है भैया आम, और उसने जैसे ही बोला 200 रुपए किलो, आप क्या करोगे? झट से उसको छोड़ देते, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, जैसे रख के अरे बाप रे बोल के निकल जाते, जैसे किसी ने आपको करंट दे दिया या आम को करंट लग गया आपको। कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल ओ बाप रे बोल के निकल जाते, करंट लगा था भैया, करंट लगा नहीं लगा ना? ये क्या है? ऑर्डिनरी। और अगर वो बोल दे साहब 20 रुपए किलो, अरे वाह, ला टोकनी दे जल्दी दे, उसमें 2-4 किलो भरेंगे और जल्दी से निकल। ये क्या है? ये इंसान का ऑर्डिनरी बिजनेस है। कभी ऐसा सुना है कोई 20 की चीज का 200 रुपए बोले और आप अरे वाह भैया कितना सस्ता है, लाओ और दो, वाह भैया कितना महंगा है, ऐसा कभी खुश होते हैं? ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। चीजें महंगी होती है तो इंसान उसकी कंजम्पशन कम करता है, चीजें सस्ती होती है तो इंसान ज्यादा खरीदता है। ये तो आपको भी पता है ना? कोई चीज सस्ती मिलेगी तो ज्यादा लेते हैं, सर महंगी मिलती है तो कम लेते हैं, बराबर है ना? ये क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बराबर है? तो ये किसकी बात कर रहा है? इंडिविजुअल की, एक आपकी बात कर रहा है। इट एग्जामिन्स पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। सोसाइटी में वो क्या करता है? गरीब को देखता है, भूखे को देता है तो उसको पैसा देता है, खाना खिला देता है, बराबर है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? विच इज क्लोजली कनेक्टेड। ये कनेक्टेड है किससे? विद द अटेनमेंट एंड ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। वो गरीब को वेलबींग रहने के लिए आपने खाना दिया, आम वाले से आम खरीदा, उसको आपने पैसा दिया, वो आम भी काय के लिए खेल रहे, आप खाओगे, वेलबींग, आपकी हेल्थ के लिए, आपके अच्छे रहने के लिए। हम रोटी भी खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं, ये सब काय के लिए खरीदते हैं? रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, बेसिक नीड्स। काय के लिए खरीदते हैं? वेलबींग के लिए, हम ठीक रहे। तो की पॉइंट्स क्या हुए इसके डेफिनेशन के, चलो बात करते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। राजा तो 200 का रहे चाहे 2000 का रहे, वो तो खरीद लेगा। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड, इट इज अ बिहेवियर। बिहेवियर स्टडी करना, चीज महंगी दिखी तो आम आदमी उसको छोड़ देता है, चीज सस्ती दिखी तो उसको पकड़ लेता है कि नहीं? ये आम आदमी की स्टडी का बिहेवियर, इसकी एक साइंस है। क्यों हर आदमी ऐसा करता है? महंगा दिखे तो क्यों? अगर किसी भिखारी, अच्छा चलो और एक एग्जांपल आपका, आप मान लीजिए गोल्ड खरीदने जाते हो, गोल्ड या नहीं सब्जी खरीदने जाते, तो आलू वाले ने आपको 1 किलो आलू 20 रुपए के तोल के दिया, उसने अगर 999 ग्राम्स दिया तो आप उस ले लोगे कि उसको कुछ बोलोगे? अरे एक आलू और डालना, बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? फिर हो जाता है 1 किलो 90 ग्राम,
तो 90 ग्राम के पैसे अगर वो आपसे मांगेगा तो उसको देंगे क्या 90 ग्राम के पैसे? नो। नहीं, अबे सोना तोल रहा क्या, ऐसा बोलोगे उसको। एक और डालना, सोना तोल रहा क्या तू? और गोल्ड वाले ने अगर 1 किलो गोल्ड आपने खरीदा एग्जाम्पल 50 लाख रुपए का, और वो 100 ग्राम ऊपर हो गया, वो पैसे छोड़ देगा क्या 100 ग्राम के? वो 1 ग्राम के भी पैसे नहीं छोड़ेगा, आधे ग्राम के भी नहीं छोड़ेगा। गोल्ड है। ये क्या है? ये है क्या? बिहेवियर साइंस। समझ आई बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? ये आपका बिहेवियर है। प्रोडक्ट देख के आपका वक्त समझ सब बदल जाता, दिमाग बदल जाता। तीसरा स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर यानी बेटा प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीजें होती है उनके वेलफेयर की स्टडी है। ये सब चीज थोड़ा डिटेल में आगे आएंगी, इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, आगे आने वाला, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक्स नॉट इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे जो एडम स्मिथ साहब थे, अभी इसके पहले जो आए, उन्होंने बोला था स्टडी ऑफ वेल्थ, है ना, उन्होंने कहा था स्टडी ऑफ वेल्थ। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है इकोनॉमिक्स, उसके अलावा भी और कुछ है। तो उसके अलावा क्या है? उसके अलावा साथ ही साथ स्टडी ऑफ वेल्थ के साथ साथ आपको मैनकाइंड की भी स्टडी करनी है। मैनकाइंड की स्टडी करनी है, बराबर है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैनकाइंड की भी स्टडी आपको करनी पड़ती है, बराबर है ना। और बीमार होंगे तो पैसे खा सकते क्या? नहीं सर, दवाई खानी पड़ेगी, सही है नहीं? तो ऐसा आपके अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। चलिए एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। लियोनेल रॉबिन, इसने स्कैरसिटी के हिसाब से डेफिनेशन दी। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसने कब दिया? 1932 में डेफिनेशन दिया। ये कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके की पॉइंट्स पढ़ो तो समझ में आएंगे। वांट्स आर अनलिमिटेड, क्या ये बात सही है? आपकी जरूरतें कभी खत्म होती है क्या? आपका मन कभी होता है क्या? नो, नहीं। खत्म ही नहीं होता। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। मीन्स मतलब वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है, यानी पैसा, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो बहुत है कि लिमिटेड है? लिमिटेड। पैसा लिमिटेड है लेकिन इच्छाएं अनलिमिटेड है। क्या ये बात सही है? हाँ। Yes. वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। क्या आप वांट्स को, जरूरतों को प्रायोरिटी बेसिस पे डाल सकते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कैप्स में आके फीस भर दो, या जाके आपके पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए एग्जाम्पल, आपके पापा ने बोले बेटा जा तेरे को जो करना है वो कर ले, तो आप बहुत सिंसियर बच्चे हो, पापा बोले इसके बाद मेरे पास तेरे लिए साल भर में कुछ पैसे नहीं है, तो आप कैप्स में फीस भरोगे कि जाके जुआ खेलोगे? फीस भरेंगे। ये एक आधी हो सकता है, नहीं सर एक काम करूंगा जुआ खेलूंगा, जुए में 10,000 का 20,000 करूंगा, 10,000 कैप्स में भर दूंगा, 10,000 से ऐश करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, एक आधी आदमी ऐसा सोच सकता है। अरे हाँ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक आधी जिसने वो सोचा ना, उसकी प्रायोरिटी जुआ खेलना है, और आपने अगर ऐसा सोचा तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? फीस भरना। मान लीजिए आपके जेब में 200 रुपए है, आप पिज्जा की दुकान में गए, संडे नाइट है, पिज्जा खाने के लिए, बस घुसने ही वाले थे कि आपकी मम्मी का फोन आया, बेटा ये दवाई घर पे खत्म हो गई, जल्दी ये दवाई लेके आ, पापा को तकलीफ हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप नहीं मम्मी अभी मेरे पास पापा की दवाई के लिए पैसे नहीं है, जो 200 रुपए तुमने दिए थे ना उसका मैं पिज्जा खाऊंगा, बचे तो दवाई लाऊंगा, ऐसा बोलोगे कि जल्दी पहले मेडिकल शॉप में 200 की दवाई लेके घर जाओगे? जल्दी बोलो। पहले दवाई लेके घर पे जाएंगे। दवाई लेके घर जाएंगे। अब एक आधी नालायक बेटा हो सकता है, नहीं मैं तो पिज्जा एक आधी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है रॉबिन कि भैया जो वांट है ना वो प्रायोरिटी पे ग्रेड कर सकते, दवाई पहले, बच्चे की स्कूल की फीस पहले, रेंट पहले, फिर बच्चे तो कुछ और ऐश करेंगे। होटल में जाना जरूरी नहीं, लेकिन स्कूल की फीस भरना जरूरी, बराबर नहीं है? समझ आ रहा नहीं समझ? अब ये सब इकोनॉमिक्स नया तो नहीं बता रहे, ये तो हमको ही पता है। हाँ बेटा ये हमको भी पता है, लेकिन क्या है जब इन्होंने बताया था ना तो पहली बार बताया था, तब लोगों को पता नहीं था। आज तो हमको भी पता है सर, अकल थोड़ी नहीं, बहुत अकल है बेटा। इन्होंने जब बताया ना तो पहली बार बताया था, और कोई चीज जो पहली बार बताता है तो वो फेमस हो जाती है। चलिए, और ये एक और चीज बोलता है, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस।
आप पैसे को दान में दे सकते हो, आप पैसे को आग लगा सकते, आप पैसे से सोना खरीद सकते, आप पैसे से खाने की चीजें खरीद सकते। कितने यूज है बताओ पैसे के, गिनाओ, जरूरत है गिनाने की? नहीं सर, हम नहीं। हमारे हम दिन भर खत्म नहीं हो सकते, दिन भर पैसे की तो गिरे अपन। कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी जरूरतें पूरी करनी, क्या लगता? पैसा। मीन सेटिस्फाइड। तो रॉबिन्स ने अच्छी डेफिनेशन दी ना इसकी, अच्छी लग रही है ना? यस सस्ती सुंदर, यस आसान है एकदम, सीधी सीधी बात कर रहा बेचारा है, पैसे की बात किया इसने, है ना? तो मेरे को भी रॉबिन की अच्छी लगी। अब सर अच्छी क्यों बनी? सीधी सी बात है, जो जितना लेट बनता है वो उतना अच्छा बनता है। अरे है ना, इसने 1932 में बोला ना, उस वक्त वो बेचारों को हाँ। अकल नहीं थी, इसने क्या किया, दोनों का एनालिसिस स्टार्ट करके मिक्स कर दिया, जाओ मेरा ले। अरे इसमें दोनों है, इसमें मैनकाइंड का बिहेवियर भी है और वेल्थ भी है, देख लो, दोनों की मिक्स किया इसने और कुछ दिमाग नहीं लगाया। मैनकाइंड के बारे में भी बात कर रहा और पैसे के बारे में भी बात कर रहा है, तो क्या नया बता दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन फेमस तो हो गया। अब आप क्या करो बताइए, आप तीनों को मिक्स करो और एक नई डेफिनेशन बना रहा, तो आपका भी नाम आएगा और आपके बच्चे पढ़ेंगे फिर ये, हमारे पापा ने डेफिनेशन दिया, हमारी मम्मी ने डेफिनेशन दिया, है ना? सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते? गुड थिंग। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करो बेटा, एक दिन आप गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में भी आ जा सकते हैं, है ना? अर्थव्यवस्था देश की संभाल सकते हैं आप, बिल्कुल संभाल। यू कैन फ्रेम द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री इफ यू आर गुड इकोनॉमिस्ट। सर आप क्यों नहीं गए? अरे मैं ठीक है देखता, अभी आपको भेजूंगा मैं, ताकि आप मेरा नाम कर दो वहां पे, सर हम इनके स्टूडेंट है ना? ठीक है, चलो। तो ये सब, और कुछ इकोनॉमिक्स के नाम वाम लिखे, हमको ये नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम में क्या रखा है, काम से जाना जाता है इंसान, है ना? तो ऐसे ही नाम वाम लिखे है, ठीक है। और ये सब जैसे ये जीएम केन्स एक बहुत फेमस है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा, ये आपको सीए इंटर में भी आएगा अगर आप सीए ज्वाइन करोगे तो। ये बड़ा एक फेमस इकोनॉमिस्ट है। और हमारे एडम स्मिथ तो हमारे पिताजी है, फादर, है ना? एसी पीगो भी बहुत अच्छा है, आइविंग फिशर भी आपको सीए इंटर में आने वाला है। ये दोनों का तो नाम मैंने सुना नहीं ज्यादा। डेविड रिकार्डो और जेएस मिल, हाँ सॉरी, ये दोनों आपको 12th में आएंगे। एल्फर मार्शल तो अभी आ गया, एसी पीगो भी आपको फाउंडेशन में आएगा। तो ये सब कहीं ना, पॉल सैमुअलसन 12th में आएगा, आई बात समझ में? तो ये सब हम तब पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बेटा यही रुकते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच, हालांकि इसके बारे में बता चुके हैं। कौन सी 2 ब्रांच है? एक है माइक्रो और दूसरी मैक्रो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो आज यही रुकते हैं, टिल देन बाय। हाँ बाय सर। सर ये एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये क्या बुक है कि पोएट्री? बुक 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 वो नाम पोएट्री जैसा दिख रहा है, लेकिन वो किताब है, ठीक है? यस चलो बाय बेटा। बाय सर।